हेलो ऑल डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक नई वैकेंसी अपडेट को लेकर आए, दैट इज द रिलेटेड टू द उत्तराखंड गवर्नमेंट यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक कॉलेज लेक्चरर। और यहाँ पर हम जो है कौन कौन से पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं, पहले ओवरव्यू देख लेंगे और उसके बाद वन बाय वन हर एक पॉइंट को डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो दिस इज अमृत जांगिड़, आईएएस क्वालिफाइड इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच। सबसे पहले ओवरव्यू देख लेते हैं। सो हमारे पास यहाँ पर मालूम होना चाहिए कौन सी ब्रांच यहाँ पर एलिजिबल है और कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज है। सबसे पहले हम इस पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका हमारे पास जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे स्पेशली फॉर द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच। यहाँ पर हमारे पास एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, उसके लिए हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिगार्डिंग हमारे पास कौन कौन से सिलेबस के यहाँ पर सब्जेक्ट्स रहेंगे और उन सब्जेक्ट्स को कैसे प्रिपेयर किया जाए, फाइनली हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम वी विल डिस्कस। सो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले वैकेंसी की इंफॉर्मेशन के बारे में देखें तो ये जो वैकेंसी हमारे पास रिक्रूटमेंट 2024 से रिलेटेड है। हमें यहाँ पर जो है पोस्ट नेम दैट इज द पॉलिटेक्निक कॉलेज लेक्चरर, टोटल 526 वैकेंसीज है। जुलाई 23 से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और अगस्त 12 तक हमारे पास ये फॉर्म फिलअप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चलेगा। हमारे पास जॉब लोकेशन उत्तराखंड रहेगा। डिप्लोमा एंड बीटेक वेरियस अलग अलग वैकेंसीज है, उसमें डिप्लोमा कुछ जगह पर डिप्लोमा अलाउड है, कहीं पर हमारे पास भी बीटेक अलाउड है। एज लिमिट जो है 21 ईयर्स से लेके 42 ईयर्स तक है और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा रिटन एग्जाम एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा। सो यहाँ पर इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है दैट इज द psc.uk.gov.in से हम जो है ओवरव्यू इसके बारे में देख सकते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट डेट्स है सबसे पहले हमें वो उनको देख लेना चाहिए, उसके बाद जो है वैकेंसीज के बारे में देखते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज किस ब्रांच में कितनी है। जो हमारे पास शॉर्ट नोटिफिकेशन आया 19 जुलाई को आया, नोटिफिकेशन जो रिलीज हुआ 23 जुलाई को, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी 23 जुलाई को स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट जो है 12 अगस्त रहेगा। सो इन सारे पॉइंट को आपको जो है ध्यान रखना चाहिए। एंड वेरी इंपॉर्टेंट करेक्शन, अगर आपके फॉर्म फिलिंग में कोई ड्यूरिंग द कोई मिस्टेक हो चुकी है तो आप जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन में करेक्शन भी कर सकते हो अप टू अगस्त 18 टू लेके 27 अगस्त तक। सो ये डेट रहेगी करेक्शन की, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से डिसिप्लिन है, ब्रांचेस है जिनके लिए वैकेंसी अवेलेबल है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 55 वैकेंसीज है, इलेक्ट्रिकल में 57, सिविल इंजीनियरिंग में 103, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 29 वैकेंसी है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में 3 वैकेंसीज है, कंप्यूटर साइंस के लिए 30 वैकेंसीज है, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए 9 वैकेंसीज है, केमिकल 5, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग 3, फार्मेसी 47, फिजिक्स 41, केमिस्ट्री 45, मैथमेटिक्स 43, इंग्लिश 48 एंड गार्डन मैनेजमेंट 07 दैट इज 7 एंड असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर्स 1। हमारे पास ये जो लिस्टेड है ये नंबर ऑफ वैकेंसीज हमें दी गई है। हमें मोर फोकस करना है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में बिकॉज वी डील विद द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन मोस्ट ऑफ द पॉइंट। यहाँ पर हमारे पास देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कौन कौन सी ब्रांचेस इसके लिए एलिजिबल रहेगी। एलिजिबिलिटी को और थोड़ा एलिब्रेट करते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कई बार हमारे पास हो जाता है ट्रिपल ई ब्रांच में स्टूडेंट इंजीनियरिंग कर लेते हैं, बीटेक होना चाहिए, इसके लिए ये ध्यान रखना है। ट्रिपल ई ब्रांच में दैट इज इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इंजीनियरिंग फर्स्ट ग्रेड, ये भी बीटेक होना चाहिए या फिर आपके पास बीएस बैचलर ऑफ साइंस और या फिर समकक्ष उपाधि होनी चाहिए, मतलब आपके पास जो है डिग्री होनी चाहिए। अल्टीमेटली दूसरी योग्यता क्या होनी चाहिए, हिंदी का नॉलेज होना चाहिए, सिंस यहाँ पर हिंदी को प्रेफरेंस दी जाती है, सो दैट हिंदी का नॉलेज होना चाहिए। एक आपके पास जो है ये अपने बीटेक में ग्रेजुएशन में जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। साथ ही साथ जो जिन स्टूडेंट की गेट एग्जाम क्वालिफाई किए हुए हैं उनको वरीयता दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिन्होंने गेट नहीं दिया उनको सेलेक्ट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। बस हाँ ठीक है, उनको 2-4 मार्क्स का एक्स्ट्रा वेटेज जरूर मिल जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ इनकी एक और रिक्वायरमेंट है 1 ईयर का इंडस्ट्रियल या फिर टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। सो डिफरेंट ब्रांचेस यहाँ पर जो है जो इलेक्ट्रिकल के सब ब्रांचेस हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास साथ ही साथ जो है एक और बात जो है डिफरेंट स्टेट के स्टूडेंट भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं है बस वो भारत का नागरिक होना चाहिए, इंडिया का नागरिक होना चाहिए।
सिटीजन ऑफ इंडिया और किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, दे कैन आल्सो अप्लाई फॉर दिस। और सबसे बढ़िया बात, इसका जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी बेहतर रहता है, 5400 ग्रेड पे रहता है, और जिसकी शुरुआत हमारे पास जो है स्टार्टिंग में प्रोबेशन में 39,100 रुपीज़ आपको मिलते हैं। साथ ही साथ जो है इसका सैलरी रेंज जो है 56,100 से लेके 177,500 तक रहता है, और लेवल 10 की वैकेंसी ये रहती है। तो सैलरी स्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया रहता है, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस में कौन कौन से हमारे पास टर्म्स रहेंगे। इसमें सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम दैट इज द ऑब्जेक्टिव, और टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, स्किल टेस्ट होगा, एंड आफ्टर दैट एट लास्ट मेडिकल एग्जामिनेशन रहेगा। सो स्किल टेस्ट का मतलब ये है कि ड्यूरिंग द इंटरव्यू आपको जो है बोर्ड रखा होगा इंटरव्यू पैनल बोर्ड में, और आपको जो व्हाइट बोर्ड या फिर किसी तरह का बोर्ड होगा उस पर जो है आपको 2 या 5 मिनट का डेमो देना पड़ेगा, वो भी आपके लिए यहाँ पर रहेगा। सो हमारे पास यहाँ पर देखते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। हम सबसे पहले इसमें जो है नॉन टेक के सिलेबस में केवल जनरल हिंदी रहता है, वो भी ऑब्जेक्टिव रहता है, ठीक है। और टेक्निकल में आपके पास जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हो वही सब्जेक्ट का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। जिससे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस रहेगा, सिविल इंजीनियरिंग है तो सिविल का सिलेबस रहेगा, एंड सो ऑन। हमारे पास जो प्रथम प्रश्न पत्र होगा, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, उसमें 100 क्वेश्चंस होंगे और मैक्सिमम मार्क 100 होंगे। हर एक क्वेश्चन का वेटेज 1 मार्क्स का रहेगा, और जो टाइम पीरियड रहेगा 2 आवर्स का रहेगा। ऐसी फैकल्टीज जो फिजिक्स से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड, या फिर मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर अपियर हो रही है, या इंग्लिश से रिलेटेड, तो उनके जो है सेकंड क्वेश्चन पेपर जो है इंग्लिश में भी होगा, क्योंकि इंग्लिश भी उनको आनी चाहिए, ठीक है। इसमें भी सेम, बाकी के लिए नहीं होगा, ये केवल जो सेकंड पेपर है जो है वो इसी फैकल्टी के लिए होगा जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट से रिलेटेड हो। 100 मार्क्स का आपके पास 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 2 आवर्स का पेपर होगा। आपके लिए तो जो इंजीनियरिंग कोर ब्रांचेस के स्टूडेंट हैं उनके लिए डायरेक्ट हमारे पास तृतीय प्रश्न पत्र होगा, थर्ड ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। उसमें जो है वेटेज बहुत ज्यादा रहेगा टेक्निकल का, दैट इज द 150 क्वेश्चंस रहेंगे, 300 मार्क्स के रहेंगे। हर एक क्वेश्चन का वेटेज जो है आपके पास 2 मार्क्स का रहेगा, और 3 आवर्स का क्वेश्चन पेपर रहेगा। इसमें जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो 1/4 ऑफ असाइन मार्क रहेगी। साथ ही साथ आपको जो है जब आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, देन आपको जो है अपियर होना है फॉर द इंटरव्यू। वहां पर आपके पास स्किल टेस्ट होगा, साथ ही साथ बेसिक जो है जनरल HR रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। सो ये हमारे पास जो है यहाँ पर वस्तुनिष्ठ का प्रकार का मतलब ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव होगा इसका मतलब ये नहीं कि रिटन एग्जाम होगा, लिखित परीक्षा लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि जो है आपके पास सब्जेक्टिव पेपर होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रिलेटेड रहेगा। हिंदी का सिलेबस क्या रहने वाला है? हिंदी के सिलेबस में हमारे पास एज यूजुअल हिंदी ग्रामर के जो पॉइंट्स रहेंगे उनमें हर एक सबसे बढ़िया बात क्या है, ये जो सिलेबस को बहुत ही बढ़िया तरीके से डिफाइन किया गया है। सिलेबस को इतने अच्छे तरीके से डिफाइन किया कि किस टॉपिक का कितना वेटेज रहने वाला है ना। आप उसके अकॉर्डिंग उस टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हो। पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द हो गया, ये 10 मार्क्स का रहने वाला है। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, ये 10 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है। बेसिक जो ग्रामर है, इंट्रोडक्शन, वो 15 मार्क्स का रहने वाला है, एंड सो ऑन, इस तरह से चलता जाता है। सो हमारे पास यहाँ पर जो है हर एक टॉपिक का जो है वेटेज दिया हुआ है। सो यहाँ पर एक कंफ्यूजन होने की भी स्टूडेंट में दिक्कत रहती है कि किसको किस लेवल पे प्रिपेयर किया जाए, उसके लिए भी चिंता की बात नहीं है, ठीक है। अब हम जो है मेन टॉपिक की तरफ आते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। बहुत ही वाइड सिलेबस रहेगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। आपको एक बात बता दूं, यूकेपीएससी के हमने प्रीवियस पेपर सॉल्यूशन किए हैं। आप जो प्ले लिस्ट में जाके देखोगे यूकेपीएससी के या फिर ऑल इंडिया ईजी पेपर सॉल्यूशन में यूकेपीएससी के पेपर सॉल्यूशन हमने स्टार्टिंग में किए हुए, आप देखोगे वहां पर प्ले लिस्ट में। अगर मैं आपको बोलूं कि एक ऐसा स्टेट जो यूपीएससी दैट इज द इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के लेवल को टक्कर देता है, दैट इज द यूकेपीएससी, है ना। हमारे पास राजस्थान में और महाराष्ट्र में आईबीपीएस पेपर कराता है, उसका लेवल भी उससे थोड़ा लो रहता है, लेकिन सबसे अच्छा जो लेवल रहता है दैट इज द यूकेपीएससी। बहुत कंसेप्चुअल पेपर आता है। वी हैव सॉल्व्ड इन द प्ले लिस्ट, आप देख सकते हैं उनको पेपर सॉल्यूशन को बहुत अच्छे से कराया हुआ है। 2013 ए का पेपर देख लो, या फिर जो है आप डिपार्टमेंटल दूसरे पेपर देख लो,
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे यूकेपीएससी की, वहां पर क्वेश्चंस पेपर्स, ओल्ड क्वेश्चंस पेपर आप मिल जाएंगे। इलेक्ट्रिकल सिंपली आप फाइंड आउट करना, वहां पर बहुत सारे पेपर है, आप सिंपली पेपर के थ्रू गो थ्रू होके भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि इनका पेपर का लेवल बहुत अच्छा रहता है। किसी ने अगर यूकेपीएससी की प्रिपरेशन कर ली, इसका मतलब यूपीएससी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज को भी वो इजीली फाइट आउट कर सकता है। साथ ही साथ जो है यूकेपीएससी के अलावा दूसरे स्टेट के एग्जाम के लिए भी बहुत अच्छे से अफेयर हो सकता है और उसको भी फाइट कर सकता है। सो यहाँ पर हम जो है वापस मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, दैट इज द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सिलेबस क्या रहने वाला है। यूपीएससी का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस देखोगे ना, उसी को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, लगभग वही हमारे पास जो है सिलेबस रहने वाला है। इलेक्ट्रिकल सर्किट सबसे पहला सब्जेक्ट, दैट इज बेसिक से लेके सिंथेसिस, नेटवर्क सिंथेसिस तक यहाँ पर टॉपिक रहने वाला है। उसके बाद ईएमएफटी, सेम आईएएस में भी सर्किट के बाद ईएमएफटी रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, उसका भी हमारे पास सिलेबस जो है लगभग सेम है। थर्ड हमारे पास जो है उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल रहता है, वहां पर भी ये पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड देखोगे आपका यही सीक्वेंस आप इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में देखने को मिलेगा। सिमिलरली इसके बाद जो है कंट्रोल सिस्टम है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर एडवर्टाइजमेंट में ये सारा जो है सिलेबस मेंशन है, ठीक है। मैं केवल आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि ये सिलेबस है। उसके बाद अगर आप देखोगे एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, बस यहाँ पर तो थोड़ा सा तोड़ मरोड़ किया है, नाम दे दिया एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, लेकिन अंदर जो सब्जेक्ट डाल दिए सबसे पहले तो एडीसी एनालॉग सब्जेक्ट डाल दिया। यहाँ पर अगर आप देखोगे एडीसी एनालॉग सब्जेक्ट है। उसके बाद जब हमारे पास एडीसी एनालॉग खत्म हो जाता है, उसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट हो जाता है, इसी के साथ दिया हुआ है। जब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स खत्म हो जाता है देन हमारे पास जो है एनालॉग कम्युनिकेशन, मेहरबानी करते डिजिटल कम्युनिकेशन नहीं दिया, एनालॉग कम्युनिकेशन का जो पार्ट है जैसा हमारे पास इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज आईएएस में रहता है वैसा सेम सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। बस ये है कि एक ही पार्ट में रखा गया एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। देन उसके बाद जो है हमारे पास पेपर सेकंड में जो रहते थे आईएएस में, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल मशीन्स है, ये सारे सब्जेक्ट जो है इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। एंड पावर सिस्टम एनालिसिस एंड प्रोटेक्शन, इसको भी यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा वाइड दिया हुआ है, दैट मीन्स वाइड रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये अच्छी बात है, वाइड रिप्रेजेंटेशन होना भी चाहिए, क्योंकि आईबीपीएस के बेस पे हमारे पास राजस्थान में और महाराष्ट्र में जो पेपर होता है उसमें वो कभी स्पेसिफाई ही नहीं करते सिलेबस के, एटलीस्ट स्पेसिफाई होना चाहिए। इट इज द गुड थिंग कि हमारे पास जो है किस टॉपिक या किस सब्जेक्ट में कौन कौन से सब टॉपिक्स रहेंगे ये स्पेसिफाई होना बहुत जरूरी है। देयर मस्ट बी ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। तो और साथ ही साथ अगर आप देखोगे इसमें भी हमारे पास जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर पहला सब्जेक्ट है, उसके बाद ट्रांसमिशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम दूसरा सब्जेक्ट है, तीसरा सब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पर आ जाता है फॉल्ट ट्रांसमिशन एंड और डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी आ जाता है। ट्रांसमिशन हो गया, प्रोटेक्शन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट हो गया। सो ये 3-4 पार्ट इसमें रहते हैं। उसके बाद मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, केवल मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर नहीं, साथ ही साथ जो है ट्रांसड्यूसर का भी आपको स्टडी करना है, ये भी आपके लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एट लास्ट आपके पास माइक्रो प्रोसेसर है, 8085 माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, जनरली पता नहीं स्टूडेंट क्यों छोड़ देते हैं। जितना आप जो है मेजरमेंट को लगा रहे हैं, पावर सिस्टम को लगा रहे हैं, पावर सिस्टम को जितना टाइम लगाओगे, मशीन को जितना टाइम लगाओगे, उसका 10% भी लगा दिया तो भी माइक्रो प्रोसेसर होता है। हाँ, ये बात जरूर है कि इसका वेटेज कम रहता है, लेकिन अच्छा सब्जेक्ट है, ठीक है, करना चाहिए इसको। मेमोरी के बारे में, इनपुट आउटपुट इंटरफेरेंसिंग के बारे में, इसमें एडिशनल जो दिया हुआ है वो डिजिटल कंप्यूटर का बेसिक लेआउट और इंट्रोडक्शन ऑफ मैटलैब, जो जिसका वेटेज बहुत कम रहता है। सो ये हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं आपको जो है। अब देखते हैं हमारे पास जो है इसके प्रिपरेशन के लिए हम आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं, वो सारे पॉइंट डिस्कस करते हैं। एज यूजुअल यहाँ पर आपको जो है अगर आप वेबसाइट पे जाओगे तो बहुत सारे कोर्सेज देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास पहले वेबसाइट को ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर वापस जो है इसी पॉइंट पे आएंगे और आगे डिस्कस करेंगे। सो वेबसाइट में आपको डिफरेंट स्टेट के डिफरेंट फोल्डर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो है हमारे पास जो सेकंड फोल्डर है दैट इज द उत्तराखंड स्टेट एग्जाम, यहाँ पर देख सकते हैं। व्यू डिटेल्स में जाएंगे आप, यहाँ पर जो है वैलिडिटी 12 मंथ्स रहेगा। साथ ही साथ जो है यहाँ पर आपको वेरियस क्लासेस देखने को मिलेगी, स्टडी मटेरियल, रीटेस्ट सीरीज रहेगा, प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह। तो यहाँ पर जो है एक हमारे पास जो है किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है वो हमारे पास ये पॉइंट रहता है कि एक तो क्या हो, क्वालिटी कंटेंट डिलीवर हो,
दूसरा आपके पास जब कंटेंट डिलीवर हो जाए थ्योरेटिकल एज वेल एज न्यूमेरिकल बेस भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ये दूसरी बात है। तीसरी बात, जब हमारे पास कंटेंट डिलीवर हो जाए तो स्टूडेंट की प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस करने से भी पहले उनको जो है एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराना बहुत जरूरी है। जनरली वेरियस कोचिंग स्टूडेंट्स में हम देखते हैं दे सिंपली डिलीवर द लेक्चर ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद लेक्चर के बाद उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के सारे एमसीक्यू सॉल्व होने चाहिए जो इम्पोर्टेंट है, सो दैट स्टूडेंट को आइडिया लगेगा कि हाउ टू हैंडल द एमसीक्यू पार्ट। क्योंकि जनरली हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन एमसीक्यू को सॉल्व करना कोई मजाक की बात नहीं है। उसको रीड आउट करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, ये भी एक टास्क होता है, बहुत अच्छे तरीके से आपको टैकल करना आना चाहिए। क्लियर है? सो इसके बाद जो है प्रैक्टिस सीट्स अप्लाई करनी चाहिए। तो हमारे कोर्स में यहाँ पर अगर आप देखोगे थ्योरेटिकल लेक्चर के साथ साथ अगर कंटेंट में जाओगे आप, तो हर एक सब्जेक्ट में आपको, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट, तो हर एक सब्जेक्ट में डिटेल क्लासेस के साथ साथ एमसीक्यू क्लासेस भी आपको देखने को मिलेगा हर एक सब्जेक्ट में, है ना। चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट चले जाइए, इलेक्ट्रिकल मशीन डिटेल क्लासेस के साथ साथ शॉर्ट थ्योरी एमसीक्यू क्लासेस देखना पड़ेगा। शॉर्ट थ्योरी एमसीक्यू क्लासेस में आपके पास हर एक सब्जेक्ट का जो है शॉर्ट कंसेप्चुअल थ्योरी क्लियर होता है हाथों हाथ, उसी के बाद उस टॉपिक वाइज जो है एमसीक्यू भी कवर होते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट रहता है ना। उसके बाद हमारे पास जब ये सारा क्लियरिटी होता है तो स्टूडेंट को जो है प्रैक्टिस सेशन या प्रैक्टिस सीट टाइमर लगा के बहुत जल्दी जरूरी है, बहुत ही विद प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट आपको जो है वो करना चाहिए। जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, जब एग्जाम में चले जाते हैं एक फोबिया हो जाता है, पता नहीं किस तरह का, कि एग्जाम पेपर स्टार्ट हो जाता है, दे आर नॉट रियली हैव द कॉन्फिडेंस टू अटेम्प्ट द पेपर। तो वो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपको मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा टाइमर लगा के जो भी प्रैक्टिस सीट आपको प्रोवाइड की जाए, उस टाइमर लगा के जो है क्वेश्चंस पेपर जो है वो आप सॉल्व करिए ज्यादा से ज्यादा, और देखिए कि 1 आवर के टाइम में आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 60 70 80, है ना, 50 कर लिए 40 कर लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक्यूरेसी जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइमर लगा के आप आगे प्रैक्टिस करते जाओगे, सो दैट आपको जो है धीरे धीरे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और एक्यूरेसी बढ़ेगी। अल्टीमेटली व्हाट इज द फाइनल गोल, दैट वी हैव टू अचीव द स्पीड विद एक्यूरेसी। जिसके पास ये हो जाता है उसका सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। स्पीड विद एक्यूरेसी आपको जो है कॉन्फिडेंस भी ले आएगा जब हमारे पास एग्जाम में अपियर होते हैं, सो दैट कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी होता है, किसी तरह का हेजिटेशन या कॉन्फिडेंस जो है लूज नहीं होना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। जब हमारे पास प्रैक्टिस हो जाता है, सब कुछ हो गया भाई साहब, अब जो है हमें हमारे लेवल को चेक करना है, दैट इज अ टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है। टेस्ट सीरीज का होना, एक इफेक्टिव टेस्ट सीरीज का होना जो एग्जाम के एक्यूरेटली रिलेटेड मैच करती हो, वो भी होना बहुत जरूरी है। जनरली वेरियस टेस्ट सीरीज होती है, उनके पास भी कॉमन डेटा होता है, वो रैंडमली जनरेट करते हैं, इस तरह से नहीं होना चाहिए। एक एग्जाम स्पेसिफिक डेटा होना चाहिए, उसी की करस्पॉन्डिंग टेस्ट सीरीज होनी चाहिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ ही टेस्ट सीरीज वेरियस सब्जेक्ट्स है, हर एक सब्जेक्ट का डिटेल क्लासेस प्लस एमसीक्यू क्लासेस यहाँ पर कवर किया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है बाय नाउ का ऑप्शन है, इसको आप क्लिक कर सकते हैं और साथ ही साथ जो है यहाँ पर रजिस्टर करने के बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, एक कूपन कोड जरूर यूज कर सकते हैं, दैट इज द इंजीनियर्स, वो आपको जो है 1000 रुपीज का डिस्काउंट देगा, तो 3999 का आपको ये कोर्स पड़ जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारे पास जो है दिस इज ऑल अबाउट द, हाँ, डेमो क्लास भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, ऑल अबाउट द आवर कंटेंट। यहाँ पर हमारे पास क्या क्या कंटेंट है वो सारा यहाँ पर डिलीवर किया गया है। ठीक है, उसके बाद हम हमारे मेन पॉइंट की तरफ वापस आते हैं।